क्लास कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपके सामने विनीत। लेकर आए हैं भाई साहब एग्जाम वाले क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक सीरीज थी जो उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अरिहंत की किताब में से हम निकाल के ला रहे हैं शानदार जानदार एग्जाम वाले क्वेश्चन। जी हाँ, और इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए हम ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफ साइंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी से लेकर आए हैं आपके लिए। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एग्जाम वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स आए हैं और इस बार भी उनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं क्लास। जी हाँ, तो क्लास चलिए हम शुरू करते हैं हम आज का सेशन एग्जाम वाले क्वेश्चंस ऑफ लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लिए। चलिए क्लास, आपकी स्क्रीन के ऊपर है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरिडोर्स लिंक श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। अरे भाई साहब, श्रीलंका और कन्याकुमारी को कौन सी चीज जोड़ती है? आप जानते हैं बच्चा, अगर मैं भारत का नक्शा बनाना पसंद करूं, नक्शा तो नहीं कह सकता, मैं इसे स्केच ही कहूंगा क्योंकि नक्शे के अंदर आप जानते हैं, ठीक है, जहां तक मैं बना पा रहा हूं, ठीक है, भारत का इस तरीके से कुछ नक्शा सा है, ठीक है। श्रीनगर से कश्मीर कन्याकुमारी तक जोड़ना है तो आप जानते हैं ये हमारा नॉर्थ से साउथ, तो भैया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर होना चाहिए। अब देखिए ईस्ट वेस्ट, सर ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, ये कॉरिडोर तो नहीं हो सकता। क्यों? यह आपका गुजरात को जोड़ेगा, ठीक है, और उधर से असम से अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी को एग्जैक्ट करेगा, तो ये है ही नहीं। साउथ से वेस्ट, सर साउथ से वेस्ट कॉरिडोर को क्या करके जोड़ेगा? साउथ मतलब कन्याकुमारी, वेस्ट का मतलब आपका हो जाता है गुजरात, वेस्ट से तो होएगा ही नहीं, तो कन्याकुमारी गुजरात में। नॉर्थ से, अरे सर नॉर्थ से अगर ईस्ट जाएगा तो जो आपका हो गया श्रीनगर से सीधा जाएगा अरुणाचल प्रदेश के एंड तक, वो भी नहीं है। क्लियर? तो भैया ये भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता? हमारे पास बचता बेटा नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर, जो है नॉर्थ से सीधा साउथ कॉरिडोर जो जोड़ता है कश्मीर से कन्याकुमारी को। क्लियर क्लास? चलिए कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी, और यही है इस क्वेश्चन के आंसर की बारी। क्लियर? तो क्लास ए है इसका करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि हम देख सकते हैं ए करेक्ट ऑप्शन है। नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है जो लिंक करता है श्रीनगर और कन्याकुमारी को। अगर कोई व्यक्ति गया है कभी यहाँ पे घूमने, आप जान देखोगे कि दोनों ही एक ऐसी जगह है जो बड़ी शांति और सुकून देती है, जीने का मजा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है, एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के, किसके लिए? नेशनल हाईवेज इन इंडिया। जो नेशनल हाईवेज है उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके देख रेख के लिए कौन सी जो अथॉरिटी यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल है? BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो जो बॉर्डर के पास रोड बनते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हटाओ, ठीक है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सर ये भी नहीं है। क्यों? ये हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रोड और बाकी सब चीजों को देखती है और दूसरे रोड्स को देखती है, ना होता हो नहीं सकता। ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो हाईवेज होते हैं, हाईवेज के ऊपर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं NHAI के। NHAI क्या है बेटा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उसकी देखभाल करते हैं। और इसीलिए यहां पर टैक्स लिया जाता है जिसको आप कहते हो टोल टैक्स। टोल टैक्स क्या है? उस रोड पे, यानी उस रोड को यूज करने के लिए जो आप पैसा देते होगा कि रख रखाव जो होता है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो। क्लियर बेटा? चलिए जैसे हम जानते हैं NHAI हो गया। NHAI इज एन ऑटोनोमस एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, किसके? जितने भी नेटवर्क नेशनल हाईवेज, यानी भारत में जितने भी हाईवेज बनेंगे उन सब के लिए एक ही जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार है, जो उसके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। और कौन है? वो है NHAI। कौन है वो? बुल्लू बुल्लू कौन है वो? चलिए नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के जस्ट बाद कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया टू यूज वॉल्यूम ट्रेड ऑफ द मुंबई पोर्ट, ताकि मुंबई पोर्ट के वॉल्यूम ट्रेड को काउंटर किया जा सके? कांडला, कोची, मरमागांव, तूतीकोरिन। बेटा ये था हमारा कांडला पोर्ट। कौन सा था बेटा? कांडला पोर्ट था जिसको बनाया गया था। फैक्ट है, इसके अंदर हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। कांडला वाज द फर्स्ट पोर्ट व्हिच वाज डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद ही बना था, ठीक है। व्हेन द कराची पोर्ट वेंट टू पाकिस्तान, जब कराची पोर्ट पाकिस्तान चला गया था, ठीक है, पार्टीशन के बाद, इट इज वॉट डेवलप्ड टू फैसिलिटेट इट्स वॉल्यूम ट्रेड। क्योंकि भैया आप जानते हैं कि अगर एक ही पोर्ट में सारी बाधा, यानी सबका सब एक पे ही प्रेशराइज हो जाएगा तो काम नहीं चल पाएगा, तो हमने इसको प्रेशर को बांटने के लिए ये बनाया,
ठीक है, वॉल्यूम ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं इसी बात। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द नेशनल वाटरवेज विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। गिवन क्लूज से बताना हमें कौन सा वाटरवेज आप जानते हैं। हमारे पास 3 तरीके के वेज थे, हमने याद है ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा है, लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है बेटा, आपने सारा पढ़ा है। लैंड के अंदर हमारे पास कौन कौन से थे, रेल था, रोड था, पाइपलाइन था। ठीक है बेटा, वाटर के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप थे। ठीक है, एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट था, एक दूसरा था एयर के अंदर भी हमारे पास डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल था, अलग अलग तरीके से हमने बांटा था। अब इसने किसका पूछा, इसने पूछा बेटा वाटर का। हमारे पास जो वाटरवेज है, हमारे पास जो वाटरवेज है 3 से 4 वाटरवेज हमारे मेन है, उनमें से एक है। ठीक है, अब बताओ कौन सा है। चलिए, इसकी टोटल डिस्टेंस 991 किलोमीटर। ओके, ये सादिया से धुबरी जाता है असम तक। ओके, इट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है? आप जानते हैं जो NW1 है, नेशनल वाटरवे 1 है, वो आपका है गंगा नदी पे। जो गंगा नदी पे तो ये नेशनल वाटरवे 1 होता नहीं है। और हम जानते हैं सादिया से धुबरी के बीच जो है वो है नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है सादिया से धुबरी जाता है, जिसकी लंबाई 991 किलोमीटर है, और जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो है कहां पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। क्लियर बेटा, जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। द गिवन इंफॉर्मेशन इज अबाउट नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने बताया सादिया से धुबरी के बीच जाता है 991 किलोमीटर। और खासकर बेटा ये कहां के बीच और किस नदी पे है, ये है बेटा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये सबसे मेन फैक्टर है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। चूज द करेक्टली मैच पेयर अबाउट द नेशनल वाटरवेज। भैया नेशनल वाटरवे के बारे में लेंथ चुननी है। आप जानते हो अभी नेशनल वाटरवे के बारे में पढ़ के 991 है तो हट गया। नेशनल वाटरवे 4 ये भी नहीं है, नेशनल वाटरवे 3 नहीं है। क्यों? नेशनल वाटरवे है जो 1620 किलोमीटर है, ये हमने पढ़ा था। और ये कौन सी नदी पर है ये भी मैं अभी बता के आऊं बेटा, ये है आपकी गंगा नदी पर। कहां पर बेटा? गंगा रिवर पर, गंगा रिवर पर सबसे मेन है ये। ठीक है, नेशनल वाटरवे सबसे लंबा है, क्योंकि आप जानते हैं गंगा नदी पर है। ये यूपी से लेकर बंगाल तक पड़ता है। ठीक है, बंगाल तक, हल्दिया के द्वीप तक जाता है। चलिए देखते हैं बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। द टोटल डिस्टेंस ऑफ नेशनल वाटरवे 1 इज 1620 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया इन द गंगा रिवर सिस्टम। भैया मैंने क्या बताया, इलाहाबाद यानी अगर आप इंडिया का मैप या फिर स्केच बना के थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ आपको। ठीक है, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यूपी यहाँ पर है, ठीक है, यूपी से लेकर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, यही है क्या हमारे पास नेशनल वाटरवे 1। यही है क्या नेशनल वाटरवे 1 बेटा। क्लियर, चलिए अब आपने देख लिया ये कहां से, यूपी से लेकर आपका वेस्ट बंगाल तक पड़ता। इसकी टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर। चलिए क्लास चलते हैं आगे। अरे आगे चलते हैं भाई साहब। चूज आर करेक्टली मैच कि भैया मेजर सी पोर्ट के करेक्टली मैच पेपर देखने हैं हमें। कांडला गोवा में आपको होगा नहीं सर, मरमागांव, पारादीप वेस्ट बंगाल में नहीं है सर, उड़ीसा में है पारादीप, नीचे की साइड पड़ता है। ठीक है, पारादीप वहां पर नहीं है, मरमागांव भी नहीं है अपनी जगह, कांडला नहीं है, सिर्फ एक ही है तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहां पर है? तमिलनाडु में। तूतीकोरिन जो है वो तमिलनाडु में, पारादीप आपका वेस्ट बंगाल या उड़ीसा की साइड पड़ता है जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। मरमागांव भी मुंबई में नहीं है, कांडला भी गोवा में नहीं है, सिर्फ तूतीकोरिन है जो तमिलनाडु में दे रखा है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट, एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है। साउथ ईस्टर्न पोर्ट मतलब एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोस्ट। ठीक है, नेचुरल हार्बर एंड हिंटरलैंड, नेचुरल है यानी हमें प्रकृति ने बना के दिया है, हमने कुछ भी मानवीय हस्तक्षेप इसमें नहीं किए। इट प्रोवाइड्स कार्गो सर्विस फ्रॉम श्रीलंका एंड मालदीव, जो कार्गो श्रीलंका और मालदीव से आते हैं वहीं से होकर गुजरते हैं। नहीं कार्गो यानी जो सामान आता है। अब देखो नाम उसका कार्गोज है, आती शिपमेंट है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि बताओ
शिप से हम सामान भेज रहे हैं, नाम उसका कार्गो है। क्या ही देश में चल रहा है हमारे, ठीक है, क्या यही है हमारे अच्छे दिन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। असर्शन रीजन, और आप जानते हैं हर एक असर्शन रीजन, हर एक सिंगल असर्शन रीजन आपको 10 कॉन्सेप्ट समझा के जाता है, ठीक है, 10 कॉन्सेप्ट समझा के जाता है, क्योंकि हमें पता करना पड़ता है असर्शन क्यों सही है और रीजन क्यों गलत है, या फिर रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, नहीं। यहाँ चलिए, अब आप कोड से वाकिफ हो चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। बोथ ए एंड आर जब ट्रू होते हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का, तब ए आता है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तब बी आता है। जब ए सही हो और आर गलत हो तब सी आता है, ए गलत हो और आर सही हो तो आपका डी आता है। तो चलिए भैया देखते हैं ए बी सी डी कौन सा यूज होगा हमारे पास। पहला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड लाइफलाइंस ऑफ आवर इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, जो ट्रांसपोर्ट है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट है और जो कम्युनिकेशन है वही तो कहलाता है भाई क्या, लाइफलाइंस। लाइफलाइंस की जीवन रेखा है, इनके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। अगर आपने रॉ मटेरियल फॉर्म किया है, अगर आपने रॉ मटेरियल फॉर्म किया है बेटा, तो आपको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट क्या है, लाइफलाइन ही तो है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही बंद हो जाए तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, आप अपना सामान नहीं पहुंचा सकते, आप मार्केट नहीं पहुंच सकते, और अगर आपका सामान मार्केट में नहीं पहुंचा तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खत्म। खत्म, खल्लास, फिनिश, ओके, टाटा, बाय बाय। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आती है कम्युनिकेशन की बात। कम्युनिकेशन क्या है बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना, अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है आपका, तो सीधी बात आपके देश का विकास नहीं हो सकता। क्यों, आपको इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो सकती, आप दूसरे लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन ना ही पहुंचा सकते, ना उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते। इसलिए हम इसको कहते हैं लाइफ लाइन, जीवन रेखा। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी देश रुक जाएगा। जैसे आपकी जीवन रेखा है ना, कि आपकी जो दिल है दिख 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 धड़कता है, सेम ऐसे ही जो ये है, ये हमारे दिल मान लो जो धड़कता है, जिस दिन ये बंद हो गए पूरा देश यानी पूरी दुनिया बैठ जाएगी बेटा, हम नहीं अकेले। रीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डू नॉट हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स बिटवीन कंट्रीज। अरे भाई साहब गलत बात है, ये हेल्प करता है तभी तो उसको लाइन कह रहे हैं। क्यों, हम एक जगह से, हम इंडिया से श्रीलंका भेज सकते हैं, इंडिया से जापान भेज सकते हैं, इंडिया से हम साउथ अफ्रीका भेज सकते हैं, साउथ अफ्रीका से हम सामान मंगा सकते हैं, हम अमेरिका से हम सामान मंगा सकते हैं, जापान से सामान मंगा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग है। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उन देशों से कि हमें क्या चाहिए और उनको क्या नीड है। क्लियर। तो रीजन तो हो गया आपका गलत, तो ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि असर्शन तो आपका सही है और ये रीजन है गलत, तो आना चाहिए सी, और सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बेटा, असर्शन इज ट्रू, बात तो सही है कि भैया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को लाइफलाइंस कहा जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस करते हैं डिस्टेंस एंड ब्रिंग्स पीपल क्लोज टू अनदर। अभी क्या बता भैया, डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप सामान भेज सकते हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग होगी, आपको खबरें जल्दी मिल जाती है, न्यूज आपके पास पहुंच जाती है। जैसे मैं इसको सिंपल सा बताता हूं, पहले क्या होता था, अगर अमेरिका में बम गिरा तो भारत तक के पता लगते लगते कम से कम एक शाम हो जाती थी, लेकिन अभी बम गिरा अमेरिका में, अब भी हमें पता चल गया। भूकंप आया, डिट्टो आप इंस्टाग्राम पे खोल के देखो, सबके पास आया भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। न्यूज चैनल से बता देते कि भाई वहां पर भी भूकंप आया, वहां पर भी आया, ठीक है। भूकंप का रीजन था कि वहां पर ज्वालामुखी फटा है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हिली है हमारी, तो हमें क्या पता चलता है, रीजन ही पता चलता है, और हम एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। सर क्लोज कैसे आते हैं, क्लोज तो बेटा समझ रहे हो बात को, आपके पास बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिससे आप क्लोज आते हो, जिसके अंदर इंस्टाग्राम आता है, फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, ठीक है, टेलीग्राम भी आ गया है अब तो, समझ रहे हो बात हो, बहुत क्लोज आने लग गए हैं लोग एक दूसरे के। क्लियर। जो प्रमोट करता है इंटरडिपेंडेंस अमंग देमसेल्व्स, रीजन इज फॉल्स, और रीजन आपका गलत है बेटा। इंटरडिपेंडेंस होता है कि भैया एक दूसरे पर निर्भर हो, ठीक है। जैसे मैं इस वक्त, आप जानते हैं कि हम बेसिकली किस पे रिलाई करते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के गूगल पे। हमने इंटरडिपेंडेंस बना दिया कि भैया हम उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है। क्लियर। रीजन गलत क्यों है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है मूवमेंट में, और उसमें लिखा था नॉट, और यहाँ पर नॉट गायब है। क्लियर बेटा, इसलिए जो रीजन है वो गलत हो जाता है। चलिए
नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। ओके, बिल्कुल सही बात है ये। द हिमालयन माउंटेन्स रीजन हैव हाई रिलीफ स्पेयर्स पॉपुलेशन और लैक ऑफ इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही बात। भाई 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 पहले असर्शन को समझते हैं। असर्शन क्या कह रहा है, जो हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आप रेलवे नहीं बना सकते, वहां पे आप छुचुक छुचुक करके रेलवे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि भाई साहब वहां का जो रिलीफ फीचर है, यानी जो वहां की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी स्ट्रांग यानी इतनी मजबूत नहीं है और इतनी वैल्यूएबल नहीं है कि वहां पर आप रेलवे लाइन बिछा सको। क्लियर? क्योंकि आप जानते हो आप रेल को सीधे चला सकते हो या हल्की सी मोड़ पे यानी उठा सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं चला सकते इसको, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब आप कहोगे सर बहुत सारे पहाड़ों में तो है ट्रेन। बेटा वो ट्रेन हैं, लेकिन वो उन पहाड़ों पे बनाई गई हैं यहाँ पे जो टेरान्स हैं वो सिमिलर है, वो कैसे स्टेबल है, स्टेट्स है। ठीक है, कोई भी ट्रेन ऐसा नहीं है कि ऐसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ऐसे जाएगी तो ऐसे पहुंच जाओगे तुम। ठीक है, टेरान्स क्या है, या तो इतने हैं या फिर हल्के से ऊपर है, ज्यादा ऊपर नहीं है बेटा ट्रांस। क्लियर? और इसलिए हिमालय माउंटेन्स में काफी अनफेवरेबल कंस्ट्रक्शन है रेलवे लाइंस का, इसलिए वहां पर रेलवे लाइन नहीं होती। वहां पे आप देखोगे माउंटेन्स में बेसिकली क्या होते हैं, रोड्स होते हैं। जितने भी बच्चे पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं, इनका गांव पहाड़ी क्षेत्र पे, या कभी आप वैष्णो देवी गए हो या फिर अमरनाथ गए हो, ठीक है, या फिर हिमाचल गए हो, तो आपने वहां पे देखा होगा ट्रेन एक लेवल तक पहुंचती है, एक लेवल तक पहुंचती है, उसके बाद आपके रोड्स ही स्टार्ट हो जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि सर यहाँ के बाद आपको रोड्स ही मिलेंगे और आप रोड से ही यहाँ पर सफर कर सकते हो। तो आप क्या करते हो, कार हायर करते हो, बस हायर करते हो और वहां पर ट्रेन से वो बस से निकल जाते हो ऐसे घूमते हुए शू 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 शू। चलिए, इसका रीजन है क्योंकि हिमालय माउंटेन्स जो रीजन है वो हाई रिलीफ यानी काफी ऊंचे हैं, काफी हाइट पे। बात सही है। स्पेयर्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन फैली हुई है, 4 लोग यहाँ रहते हैं, 5 लोग यहाँ रहते हैं, 4 लोग यहाँ रहते हैं, तो इन सब के लिए स्टेशन बनाई क्या, 4 लोगों के लिए अलग स्टेशन, 4 के लिए अलग। अच्छा, यहाँ पर 4 लोग रह रहे हैं तो यहाँ से भी ट्रेन गुजरेगी। जैसे मान के देखो बेटा, चीज बताता हूँ, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है, तो अब क्या होगा, रेलवे लाइन के ऐसे नाचती भी जाएगी शू 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 शू। अब वो नहीं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता, क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ के पास जो पॉपुलेशन रहती है वो अलग अलग डिविडेंड्स में रहती है, ठीक है, बटी हुई रहती है। क्लियर? तो इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि भैया बटी हुई चीज है। क्लियर? स्पेस पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर ज्यादा फायदा भी नहीं होता क्योंकि ट्रेन वहां पे ले जाई जाती है जहां से ट्रेन को या रेलवे को फायदा हो। एक व्यक्ति के लिए अगर ट्रेन ले गए तो उसको फायदा नहीं होगा, और यहाँ पे नुकसान होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आप जानते हो अगर बर्फ गिरी तो रेलवे लाइंस जो है वो उस लेवल की बनाई जानी चाहिए कि भैया वो बर्फ को भी सह ले। ठीक है, वहां पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, अगर वहां पर लैंडस्लाइड हुई, अगर पूरी की पूरी पटरी ही चली गई नीचे, तो उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है क्लास, तभी वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। चलिए, तो यानी असर्शन और रीजन बोथ ट्रू हैं, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का, तो ये हो गया हमारे पास ए, और इसका ए सही ऑप्शन है। देखें, हिमालय माउंटेन रीजन आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ स्पेस पॉपुलेशन लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही बात है, और यही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। रेलवे की सबसे बड़ी डिमेरिट है कि भैया रेलवे हर जगह नहीं आ सकती, इसी वजह से हम रोड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बिकॉज जो रोड्स हैं वो आपके डोर टू डोर पहुंच सकते हैं। आपने कभी देखा है कि भाई रेलवे मेरे घर तक आती है, मतलब रेलवे स्टेशन आपके घर के नीचे से रेल होकर गुजरे चुक चुक चुक, अगर वो बात अलग है, रेलवे के पास आपका घर हो तो आप कह सकते हो, बट कभी देखा है कि ये रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे लाइन के जस्ट साथ ही साथ तुमने घर बना रखे हैं, अरे ये रहा हमारा घर। आप हो गए सर, जब हम रेलवे से ट्रैवल करते हैं हमने देखा है, लेकिन ये नहीं कि भैया तुम्हारा जो गेट है, जो आप लोगों का गेट है, वो जस्ट रेल के बगल में खुले, या फिर स्टेशन ही आपके घर के बाहर बना रखा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, पता चला अगर ऐसा होने लग गया तो कैसे बनेंगे शर्मा जी स्टेशन, वर्मा जी स्टेशन। ठीक है, मतलब समझ रहे हो बात को, कैसी कैसी चीजें चलेंगी। तुम्हारे घर के बाहर स्टेशन है, लोग आ रहे हैं, टिकट देना भाई साहब। क्लियर? अब आ जाते हैं बेटा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। हाउ हैज द वर्ल्ड बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल विलेज? कैसे ग्लोबल विलेज के अंदर कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट कैसे हो गया ग्लोबल विलेज के अंदर? क्यों भैया? हमारे पास कम्युनिकेशन बढ़ गए।
कम्युनिकेशन बढ़ गए, हमारे पास ट्रेड्स आ गए, हमारे पास नॉलेज पहुंच गई, हमारे पास कम्युनिकेशन लेवल्स हमारे इतने स्ट्रांग हो गए कि हम हर एक व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करने के टेक्नोलॉजिकल वे में बात करने लग गए, उसके जो नॉलेज है वो हमारी ट्रांसफर होने लग गई। कंप्यूटर्स ने इसके अंदर बहुत साथ दिया हमारा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड्स बढ़ गए, ट्रेड्स कैसे, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी आ गई, क्योंकि हम जो गुड्स हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, उन सब को हम बांटने लग गए और एक दूसरे से लेने भी लग गए। इसी वजह से हम ग्लोबल विलेज बन गए। ग्लोबल विलेज का मतलब है, अगर मैं आपको वर्ल्ड बनाऊं तो वर्ल्ड हर जगह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे से हम इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। क्लियर? हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं ट्रेड्स के लिए, ठीक है, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर है आपके पास, तभी आपको पता लग सकता है कि एक देश के अंदर किस चीज की कमी है और उसी देश में वही सामान भेज दें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं हर बार देता हूं कि बहुत बार आपने देखा होगा, आप गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हो, फोन या अमेजन पे सर्च कर रहे हो, अचानक से आपके यूट्यूब पे ऐड शूज की आएगी या फोन्स की आएगी, आपके इंस्टाग्राम पे ऐड शूज की आ रही है, फोन्स की आ रही है, हर जगह आपको दिखेगा। आप सोचोगे इसे कैसे पता, इसे कैसे पता? तो बेटा पता ऐसे है क्योंकि आपने एक जगह से जैसे डाला तो आपका जो डेटा है वो हर जगह फैल गया। ग्लोबल विलेज, हम एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं बेटा इसको सेम सिनेरियो में लॉन्ग करके कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले बात आ गई। यहाँ पे देखो डेली फ्लाइट्स है जो हर एक देश में जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफी स्ट्रांग हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी आई है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर्स और इंटरनेट फैसिलिटी ने सपोर्ट किया सैटेलाइट सर्विसेज को, जिससे जो दुनिया है वो छोटा सा गांव बन चुकी है। आपको किसी भी देश की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहां पे कितने लोग हैं, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, क्या 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 बनता है वहां पे, क्या खाना है, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि अमेरिका, अरे अभी पता करके देता हूं अमेरिका में क्या चल रहा है। ये तो तभी पॉसिबल था ना जब अमेरिका आपके साथ में हो। जैसे पहले क्या होता था, आपको पता होता था, हमारे बचपन में हमें पता होता था कि 4 घर छोड़ के क्या बनना खाने में, क्योंकि लोग ही इतने कम है। सोसाइटी हमारी ऐसी थी कि जिसको आप कह सकते हो फैमिली लाइक सोसाइटी हमारी थी, ठीक है। हम मतलब चीजें चलती थी, आज इसके घर से आगे, आज इसके घर से, तो ये विलेज के अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट था, अब ये क्या है, एक वर्ल्ड, एक विलेज बन गया है कि आपको पता है कि इस वक्त इस देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, दूसरे देशों को पता है, हम दूसरे देश से मदद ले रहे हैं, दूसरे देश हमसे मदद ले रहे हैं। क्लियर? कैन बी रीच ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन वो इंस्टेंटली पहुंच जाती है। आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर दंगे हुए, पहुंच गया हमारे पास न्यूज, ठीक है। भूकंप आया तो न्यूज पहुंच गई, फ्लाइट क्रैश हुई तो पहुंच गई, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा हो रहा है हमारे देश के अंदर कि भाई कोरोना खत्म हो गया, न्यूज एकदम से पहुंच गई। वायरस की मतलब कोरोना की हमारे पास दवाई बन गई, ये न्यूज एकदम से पहुंच गई, या इंस्टेंटली हो रहा है सारा काम। नेक्स्ट है, एवरी कंट्री इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैंने बताया ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है इसके अंदर, और कम्युनिकेशन का, कि एक दूसरे के साथ हम बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, communication like newspaper, radio, television, cinema, internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways। ये सभी अलग अलग तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, आज से 15 या 20 साल पहले हमें पता नहीं था कि मूवीज कौन सी होती है, ठीक है। हमें पता ही नहीं था कि सिनेमैटिक यूनिवर्स किसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो मार्वल कौन है, डीसी कौन है। आज से 20 साल पहले, 20 से 25 साल पहले हमारे इस बात हम, मेरे बचपन में तो सिर्फ शक्तिमान था, शक्तिमान शक्तिमान, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सुपरमैन था, इसके अलावा कोई नहीं था, या बैटमैन था। अब धीरे धीरे हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ गया, ठीक है, डॉक्टर ऑक्टन एक्टेवियस भी आ गया, न जाने कितनी चीज आ गई। क्यों? क्योंकि जब मार्केट इंटरलिंक्ड हुई, वहां का सिनेमा यहाँ पे आया, यहाँ का सिनेमा वहां गया, ठीक है। दूसरे देशों का फूड इंडिया में आया, फूड इंडिया में आया। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हम खाते हैं जैसे बर्गर, पिज्जा, ये इंडिया का नहीं है, और अमेरिका वाले समोसा खा रहे हैं आज, ऑस्ट्रेलिया वाले जलेबी खा रहे हैं, ये क्या है, उनका फूड नहीं है। तो क्या है, हमारी मार्केट इंटरलिंक हो चुकी है। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवे, सपोर्ट द स्टेटमेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। क्यों? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोडवेज एंड रेलवेज,
ठीक है, वाई वी चूज रोडवेज ओवर रेलवेज, ठीक है, कि भैया रेलवे से अच्छा क्यों, क्यों भैया मैंने आपको बताया था रोड जो है, ठीक है, वो डिफिकल्ट टेरान्स में भी चल सकते हैं, डिफिकल्ट टेरान्स में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये लो कॉस्ट होते हैं, इनकी कॉस्टिंग काफी कम होती है, सस्ते में रोड बन जाता है, रोड सस्ते में बनते हैं, रेलवे की तरह थोड़ी लोहे की पट्टी बिछा रहे हैं, फिर पट्टे चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर पत्थर डलेंगे, फिर इंजन खरीदो, ना ना ना, रोड एक बार बनाओ बस, उसकी मेंटेनेंस भी रेलवे से सस्ती होती है बेटा, इसलिए लो कॉस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये डोर टू डोर, जिसको हम कहते हैं डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल कराता है, डोर टू डोर, डोर डोर से लिखा DWR, ज्यादा मुझे लग रहा है, डोर टू डोर सर्विस ओपन कराता है। चलिए अब देखते हैं, अब देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्ट मस्ट लोअर, भैया लो कोस्ट है, सबसे पहला पॉइंट आ गया। कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन इजीली इन द हिली ट्रांस एंड अनडोलेटिंग टॉपोग्राफिक देन रेलवेज, कि भैया टेरांस कैसा भी हो, डिफिकल्ट टेरांस हो, वहां पर भी हम रोड बना सकते हैं, रेलवेज ऐसी जगहों पर नहीं जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट है, रोड एक्ट एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे प्रोवाइड लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन एयर सी एंड पोर्ट्स। भैया आपको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन जाना है तो रोड चाहिए, सी से सी ट्रांसपोर्ट यानी आप शिप से होके आए हो, घूम के आए हो, अब आपको एयरपोर्ट जाना है तो रोड से जाओगे, ऐसे तो नहीं है कि जैसे आप शिप से उतरे सामने ही प्लेन होगा, भैया चलना भी पड़ेगा तो भी आपको रोड की जरूरत है, तो इंटरलिंक करता है, सबको लिंक करता है। इज इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। भैया रोड जो ट्रांसपोर्ट है वो इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्टेशन है, यानी सस्ते में निपटा सकता है रोड से। कैसे? अगर आपके पास छोटा सामान और कम ही लोग जा रहे हो तो रोड से आप निकल जाओ, यानी बसेस से चले जाओ आप, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास हैवी बल्क सामान है तो आप रेलवे का इस्तेमाल करते हो या एरोप्लेन का करते हो। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस देता है, ठीक है। दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, और इसी वजह से लोडिंग और अनलोडिंग का जो खर्चा वो काफी कम होता है। जैसे मान के देखो एक छोटा सा टेम्पू आया, ठीक है, उसमें सामान है, अब जो टेम्पू है वो आपके घर के नीचे लग सकता है, अगर आपका रोड सही हो, अच्छा खासा हो, तो उतना पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान के देखो आपको एयरपोर्ट से सामान मंगाना है, वहां से अनलोड कराओगे फिर लेकर आओगे तो काफी महंगा पड़ता है बेटा। क्लियर। रेल ट्रांसपोर्ट सफर फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ओहो, रेल ट्रांसपोर्ट तो बहुत दिक्कतें देता हमारे पास। सबसे पहला है ट्रोपोग्राफिकल, ठीक है, ठीक है। ट्रांस जो है उससे हमें दिक्कतें देती, ट्रोपोग्राफिकल, इसको मैं बोल नहीं पा रहा हूं तो तुम ट्रांस लिख लो यार, होता बहुत बार। ट्रांस जो होते हैं, जो हिली एरियाज है, हमारे पास देखो हिल्स भी हैं, हमारे पास वाटर भी है, और साथ ही साथ हमारे पास डेजर्ट भी है। क्या है बेटा? डेजर्ट भी है, और इन तीनों के अंदर ही रेल ट्रांसपोर्ट नहीं बन सकता। क्लियर। इसके अलावा ये हाई कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट काफी हाई रहती है, और हम इतने भी डेवलप नहीं हो पाए कि इस हाई कॉस्टिंग चीज को ले पाए। इसके अलावा हम भी कुछ ऐसे कारनामे करते हैं, जिस वजह से रेल ट्रांसपोर्ट नहीं लग पाता। क्यों? ठीक है, विदाउट टिकट सफर करना, ठीक है, विदाउट टिकट जो होता है आप सफर करते हो, ठीक है, विदाउट टिकट, या फिर जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करना, रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करना। अब कहते हो हम कहाँ करते हैं? अरे करते हो, मैं बता देता हूँ ना कैसे करते हो। भाई मैं बताता हूँ कैसे करते हो। आप गए हो रेलवे के अंदर, मस्त सो रहे हो एसी कंपार्टमेंट के अंदर, वो चद्दर या तकिया देके जाता है, वो तकिया वापस नहीं होता। बहुतों के घर में वही तकिए होंगे जो रेलवे के अंदर है। क्यों? अरे हमारे ही प्रॉपर्टी वहां लिखा रहता ना, रेलवे आपकी संपत्ति है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखे। तो आप कहते हो रेलवे हमारी संपत्ति है, हमारा यानी तकिया किसका? अब हमारा तकिया यहाँ क्या कर रहा है? हमारे तकिया हमारे घर पे होना चाहिए तो हम लेके जा रहे हैं। आप ऐसा कहते हो। क्यों? रेलवे आपकी संपत्ति है ना, तो आप कहते हो हमारी संपत्ति, हमारी गाड़ी, हमारी कार है, तो हम उसमें पैसा नहीं देते, तो रेलवे में क्यों दें पैसा? हमारी संपत्ति, बैठ के चले जाते हो। तो भाई रे आपकी संपत्ति मतलब है आपने जो टैक्स का पैसा दिया उसी से खरीद के लाए हैं, ठीक है, अकेले आपने नहीं दिया। आप टैक्स दोगे 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ रुपए टैक्स दे दोगे, इतने अमीर हो, 1 करोड़ में इंजन भी नहीं आएगा,
तकिए ले लेके आ जाते हो उसके अंदर, नहीं करना, ठीक है। कुछ को कुछ नहीं मिलता तो भाई साहब बाथरूम से मग्गल जाते हैं, क्या है क्यों लाए हो, कोई मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का नहीं, हमें बड़ी लग रही थी उस टाइम इसलिए हम निकाल लाए। खिड़की होगी, वो खिड़की आराम से बैठी हुई है, वो खिड़की लगी हुई है, नहीं मुक्का मारेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे, क्यों, मजा आ रहा है कुछ भी। और कुछ तो ऐसे समझदार होते हैं, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और भी होती है चेन हॉल्टिंग की, जो चेन आप खींच देते हो, जो चेन हॉल्टिंग होती है ना, पुल एंड पुश द ट्रेन। बहुत बार क्या होता है, हम भी ट्रेन में गए, आप सबने देखा होगा, ट्रेन चल रही है आराम से स्मूथ चल रही है अपनी हाई स्पीड में, आप भी मस्त सो रहे, अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पता चल रहा चुन्नू लाल जी का गांव आ गया, और चुन्नू लाल जी का जैसे ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर है रुकना, गांव चुन्नू लाल जी का यहाँ है, तो चुन्नू लाल जी कहते हैं मेरे को यहाँ से उतर के रिक्शा करके यहाँ जाना पड़ेगा, अब ट्रेन यहाँ से तो आई है, यहीं रोक देते ट्रेन को, अरे आगे क्या रुकेगी, यहीं रोक देते, यहीं से सीधा निकल जाएंगे घर पे अपने, यार क्या टेंशन, और वहीं पे चेन खींच देते हैं। भाई आपके चेन खींचने से सरकार को नुकसान होता है, ऐसी समझदारी वाले कारनामे ना करा करें। अपने देश की जो संपत्ति है, अपने देश का जो नुकसान है, वो हम खुद ही इन्हीं दोनों हाथों से करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये सारी प्रॉब्लम्स है, टेरांस की वजह से हाई कॉस्ट है, ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेलवे पुअर, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, हम जानते हैं। द ट्रैक्स आर ओल्ड, ट्रैक्स पुराने हैं, आउटडेटेड हैं, जो काफी सीरियस रेलवे एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये स्पीड रिडक्शन और कॉस्ट डिले, आप जानते हो पुरानी चीजें चल रही हैं, अंग्रेज जो दे के गए वही काम चल रहा है, हमारे पुराने डर पे चल रहा है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं, धीरे धीरे हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है बेटा। सबसे अलग प्रॉब्लम है जो फेस किया जाता है, इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल विदाउट परचेजिंग टिकट, बिना टिकट के जा रहे हैं, जो भी बताया, मस्त चल रही चीजें हमारे पास, अरे ट्रेन हमारी, ठीक है, और रेलवे को जिसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अलावा इंसिडेंट्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स इन ग्रेटर एंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू द एरर्स ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, कि भैया यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सीडेंट किस प्रकार से होते हैं ये भी समझो भाई, नेग्लिजेंस ऑफ एजेंसीज हैं, ये कहीं ना कहीं तक सही भी बात है, लेकिन नेग्लिजेंस ऑफ पीपल्स भी है यहाँ पर। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे हमने हमेशा एक वर्ड सुना है, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग, पता है क्या, हमारे यहाँ पे चाहे रेलवे क्रॉसिंग पे आप 150 लोग खड़े कर दो, लेकिन कुछ समझदार ऐसे होंगे जिनको शौक होता है खतरों का खिलाड़ी बनने का, आप 10 लोग खड़े कर दो रेलवे क्रॉसिंग से, वो निकल के रहेंगे उसके नीचे से, ट्रेन आ रही है ना, दिख रही ट्रेन, अरे बहुत दूर है, तब तक तुम पार हो जाएंगे, पार के चक्कर में पार ही हो जाते हैं, मतलब वो पार के चक्कर में पार हो जाते हैं। अरे भाई साहब ट्रेन आ रही, रुक जाओ, एक्सीडेंट होता तो अकेले आपका नुकसान नहीं, रेलवे का भी है, पूरे देश का। भाई आपके घर से आप निकल लिए, आपकी फैमिली को कौन देखेगा, ठीक है। 5 मिनट लेट होते क्या होता, 5 मिनट लेट होने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जान आपके काम से ज्यादा कीमती है, तो भाई साहब आप गलत सोचते हैं। योर लाइफ इज प्रीशियस भाई, बडी, योर लाइफ इज प्रीशियस बडी, गाइड, लाइफ इज प्रीशियस गाइड, तो डोंट टेक चांसेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डिमेरिट्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के 2 मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या करती है बेटा, स्लरी के अंदर सामानों को भेजती है, स्लरी फॉर्म में। इसकी दिक्कत भी है और परेशानी भी है कि भाई मेरिट भी है कि स्लरी फॉर्म में पहुंचती है, तो भाई आपको सारी ठोस चीजें स्लरी बनानी पड़ेंगी, लेकिन हम सारी ठोस यानी सॉलिड चीजों को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, डिमेरिट है, ठीक है। इसके अलावा पाइपलाइन जो है वो हर एक चीज के लिए नहीं बनी, वो सबके लिए सेम नहीं है। बट मेरिट क्या है, मेरिट है ये जल्दी से यानी फास्ट मूविंग प्रोसेस में होती है, ठीक है। इसके अलावा हम मैक्सिमम जो देश के अंदर जो हमारे पास गैसेस हैं या लिक्विड्स हैं, उनका एक जगह से दूसरी जगह सस्ते लो कॉस्ट के अंदर भेज सकते हैं, जो लो कॉस्टिंग भी है, क्लियर। चलिए चलते हैं मेरिट्स समझते हैं। देयर इज नो ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई लॉस और डिले नहीं होता। साथ ही साथ इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी इनलैंड लोकेशन रिफाइनरीज लाइक बरूनी, मथुरा गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स इज वायबल, कि हम गैसेस भेज देते हैं, डायरेक्ट प्लांट से गैसेस मंगा लेते हैं और लो कॉस्ट पे है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इनिशियल कॉस्ट जो है वो उसकी काफी हाई पड़ती है, बेशक वो बाद में लो हो जाती, क्लियर।
ऑयल एंड गैस पाइपलाइन विच आर हैव टू बी लेड अंडरग्राउंड, लीकेज भी डैमेज करती है, ठीक है, लीकेज से भी डैमेज हो जाती है। अगर डैमेज हो गई है लीकेज से, ठीक है, तो उसको पता लगाना काफी मुश्किल होता है। इसकी वजह से हमें पूरा ही जगह को निकालना, उधेड़ना पड़ता है एक तरीके से। उधेड़ना किस प्रकार से पड़ता है बेटा, ये समझो। अगर आपने पाइपलाइन लगा दी है तो पाइपलाइन लगने के बाद अब आपको अगर कोई लीक है तो उसको धरती से निकालना पड़ेगा, पहले धरती खोदनी पड़ेगी, फिर उस पाइपलाइन को निकालना पड़ेगा। क्लियर? इस वजह से भी ये सबसे डिमेरिट बनती है। इसके अलावा हर एक चीज स्लरी फॉर्म में नहीं पहुंच सकती, ये भी इसका एक डिमेरिट है मेरा बच्चा। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट। मेजर और माइनर पोर्ट में बताना है, मेजर जो काफी बड़ा पोर्ट होता है जहाँ पे बड़े शिप्स आते हैं, माइनर यानी जो इनलैंड पोर्ट्स की तरह काम करता है जहां पर ज्यादा हैवी या बल्कि आइटम्स नहीं उतर पाते। चलिए देखिए, मेजर पोर्ट जो है वो बिगर पोर्ट्स होते हैं, अभी बताया काफी बड़े हैं, जो अबाउट जो हमारे पास 12 है। क्लियर? इन्हें दे रहा 200 माइनर पोर्ट्स, और भारत में 200 माइनर छोटे छोटे पोर्ट्स हैं जो रिवर्स पे बने। मेजर पोर्ट्स मोस्टली डील विद इंटरनेशनल ट्रेड, या इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हैं। मैंने आपको बताया कि भैया ये बड़े बड़े ट्रेडिंग करते हैं, आउटरेजेस होते हैं, ठीक है। ये कहां पर, कोस्टल ट्रेड अलोंग विद फिशिंग, फिशिंग के लिए, ट्रेड्स के लिए आवश्यक होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ तो बीचेस होते हैं काफी बड़े। अगर आप मुंबई या फिर गोवा गए हो, कर्नाटका गए हो, ठीक है, या फिर तमिलनाडु गए हो, तो आपने देखो कुछ बीच काफी बड़े और कुछ छोटे छोटे बीचेस हैं। क्यों? जो छोटे छोटे बीच है वो हम जैसे लोगों के हैं, और जो बड़े बीचेस हैं वो काफी बड़े पर्सन्स यानी जिसके यहाँ पर काम ज्यादा होता है उनके लिए। क्लियर? मेजर पोर्ट्स कंट्रोल, पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो माइनर पोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट यानी वहां की लोकल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है। मुंबई, चेन्नई, कांडला मेजर पोर्ट्स के एग्जांपल है, द्वारका, पोरबंदर, ओखा, ठीक है, ये सब के हैं माइनर पोर्ट, छोटे छोटे पोर्ट्स। ठीक है, हमने क्या क्या जाना है इसके अंदर, मेजर पोर्ट्स के अंदर जो मेजर डील करते हैं, जहां पे हैवी वर्किंग आइटम्स आते हैं, जस्ट लाइक दे डू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल, अगर आपको कहीं पे सामान भेजना है, आपको इंडिया से अमेरिका सामान भेजना है, तो आप 1 किलो मछली तो नहीं भेजोगे ना, आपको सर 1 किलो मछली हाथ से लेके भेज देंगे, इसे तो पोर्ट की क्या जरूरत है। तो बेटा पोर्ट्स के अंदर जो मेजर पोर्ट्स है उसके अंदर काफी बल्कि आइटम जाते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में आते हैं। बट अगर हम माइनर पोर्ट्स की बात करें, माइनर पोर्ट्स में हल्का सामान भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? हल्का सामान, जो आप कह सकते हो आप लाइवलीहुड के लिए चलाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, क्लासिफाई कम्युनिकेशन सर्विस इनटू 2 कैटेगरीज, एक्सप्लेन मेन फीचर ऑफ। कम्युनिकेशन सर्विसेज को 2 कैटेगरी में बांटना है। एक होती है हमारे पास पर्सनल, ठीक है, एक होती है मास कम्युनिकेशन। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन जब हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, 1-to-1, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमें कोई और पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है, हम आराम से बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फोन आता है, मैसेज आता है, पर्सनल ईमेल्स आ जाते हैं। बट मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हमें एक व्यक्ति को या हमारी बात को मोहल्ले तक पहुंचाना है। भैया मोहल्ले तक पहुंचाना है, तो भाई मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? आपको न्यूज चैनल्स की चाहिए, आपको न्यूज चैनल चाहिए, आपको रेडियोज चाहिए, आपको ऐसे मीडियाज चाहिए जो हर एक व्यक्ति तक रीच करते हैं। क्लियर? देखो भाई, इसको 2 में बांटा जाता है, पर्सनल और मास कम्युनिकेशन में। पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पीपल कैन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड शेयर देयर विद अदर्स, यानी दूसरों से बात कर रहे हैं 1-to-1। इसके अंदर लेटर्स, ईमेल, एसएमएस, मैंने आपको बताया फोन फैसिलिटीज आ जाती है, ठीक है। आप जानते हो, आप इंस्टाग्राम कर देते हो कि हेलो बाबू, हाउ आर यू, ठीक है, वहां से आता है, बेटा बाबू तो नहीं है, बाबू का बाबा है, सो जा यहाँ पर वरना लठ बनेंगे तेरे अंदर। क्लियर? समझ रहे हो आप? अब मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। मास कम्युनिकेशन मतलब है अपने आइडिया को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाना, यानी हर एक देशवासी तक पहुंचाना, देशवासी नहीं, एक मास तक, यानी एक भीड़ तक अपनी चीज को पहुंचाना। और एक इससे हो सकता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फिल्म्स। आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर, अगर मेरे को अपनी बात कहनी है, ठीक है, तो मैंने मीडिया चुना यूट्यूब या ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी एक छोटी रीच होगी मेरी, लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर में छपवा दूँ ये चीज बहुत लोगों तक पहुंचेगी। मैगजीन्स के अंदर छप जाए तो मैगजीन्स बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब टीवी पे आके अनाउंसमेंट करूं भाई बहनों, तो क्या सब तक पहुंच रही है ना चीज। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भैया इंटरनेशनल ट्रेड बैरोमीटर है कि भैया एक पैमाना है, इकोनॉमिक पैमाना है कि भैया इस देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई जितना आप आउटसोर्स करोगे, ठीक है, ठीक है,
जितना आप सामान बाहर भेजोगे, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, जितना आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा बेटा उतना ही वो कंट्री डेवलप होती है, उतनी ही वो कंट्री डेवलप होती है, क्योंकि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड करें, यानी आप दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, सीधी बात है आप दूसरे देश को चीजें महंगी बेचते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। अगर मेरा इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा, सीधा सा मतलब है कि मैं सामान भेज कम रहा हूं और मंगा ज्यादा रहा हूं। अगर मैं चीजें मंगा रहा हूं यानी मेरे अपने रिसोर्सेस किसी काम के नहीं है और मैं एक डेप्रिसिएशन वैल्यू में चला जाऊंगा बेटा। और इंटरनेशनल ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ के कम्युनिकेशन लेवल सुधरेंगे, हमारे यहाँ के जो आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक बैरोमीटर बनाया जाता है। चलिए, एज अ रिसोर्स आर लिमिटेड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। मैंने आपको बताया रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते, खत्म हो जाते हैं और सभी के पास हर एक चीज नहीं है। मैंने क्या कहा, क्या जो चीज एक देश को नीड है हम उसको वो बेचते हैं और हमें जो नीड है वो देश हमें बेचता है, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? Goods resources produced by one country are required by other, vice versa. These differences create condition for international trade. भैया जो चीज मुझे जरूरत है वो आपके पास है और जो आपके पास है वो मेरे को है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। जैसे इंडिया के पास रफाल नहीं था तो हमने फ्रांस से रफाल मंगाया, ठीक है। फ्रांस के बाद जो चीज नहीं वो इंडिया से हायर करेगा, तो एक दूसरे के साथ हम ये लेन देन की प्रक्रिया यानी ट्रेड की प्रक्रिया चलाते रहते हैं। फॉरेन ट्रेड हेल्प इंडिया टू इंप्रूव इट्स प्रोडक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को बढ़ावा दिया। इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, रेजिंग इनकम लेवल ऑफ पीपल। इसी वजह से लोगों को रोजगार मिला और उनकी इनकम भी रेज हुई बेटा। अभी पढ़ा, रिसेंट ईयर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज आर बेनिफिट इन ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ गुड्स अक्रॉस सोसाइटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान भेजना स्टार्ट कर रखा है हमने, और तो और एक देश से दूसरे देश में भी स्टार्ट कर रखा है और ये काफी लॉन्ग टर्म से चला आ रहा है और पिछले कुछ सालों में ये काफी बड़ा है। जब से 1991 जो हम पढ़ के आए थे, याद है आपको 1991 के अंदर एलपीजी जब आया, एलपीजी के आने के बाद से ये सारी चीजें काफी बढ़ गई और हमने दूसरे देशों से ट्रेड स्टार्ट कर दी। चलिए, इंडिया इमर्ज हुआ सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में, ये किसी से भी बात छुपी नहीं है। अगर हम बैंगलोर देखें, इससे वाले पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, कि हम एक आईटी हब के रूप में उभर कर आए हैं बेटा। और जब हम आईटी हब के अंदर उभर के आए हैं तो सारे देश हमारे यहाँ से आईटी इंजीनियर लेना चाहते हैं और हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर काफी जोर शोर से चल रहा है। अब देखो बेटा, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ना करें तो हमारे इंजीनियर्स बाहर नहीं जा सकते। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो अच्छा महत्व कैसे बनेगा इंडिया का कि वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। आप जानते हैं कि बहुत देश ऐसे हैं जो अभी तक पीछे हैं, ठीक है। इंडिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल हब है जहां से मैक्सिमम जो लोग हैं वो सिलेक्ट होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग कंपनीज के लिए। अब वो सेलेक्ट हुए वहां पर तो वो वहां की टेक्नोलॉजी इंडिया भी लेकर आते हैं बेटा, ठीक है। एंड इट्स अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। और इससे हम बहुत ज्यादा ही अथाह पैसा कमा रहे हैं। अथाह पैसा कैसे कमा रहे हैं, वो लोग बाहर गए, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी भेजी, ठीक है। जैसे वो इंडिया आते हैं वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने देश के लिए, यानी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्लास, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड काफी जरूरी हमारे लिए हो जाता है मेरा बच्चा। क्लियर? आई होप क्लास आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बेटा। और अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए बेटा, अगर आपको चाहिए इससे रिलेटेड पीडीएफ तो आपको डालनी पड़ेगी कैल्विन लाइव एप्लीकेशन। और कैल्विन लाइव एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करोगे तो इसके पीडीएफ के साथ साथ फ्री है इसकी पीडीएफ, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे वीकली टेस्ट भी क्लास। तो जल्दी से कैल्विन लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए।